मैंने कभी किसी को एक चांटा तक नहीं मारा। तो मेरी माँ का और इंदिरा जी का 1 मिनट का संवाद हुआ। इंदिरा जी ने कहा मैं ध्यान रखूंगी, और मेरी माँ ने कहा कि ये मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा मेरा बेटा। हरीश रावत कहीं पीछे चले जाते हैं। बिना इतिहास वाला व्यक्ति जब वो चीफ मिनिस्टर बने 1.5 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के आधार पर, उस बार मैंने जरूर हार्ट फील किया। मन में तो आया कि इस्तीफा दे दो। संजय गांधी वो मुझ पर बड़ा भरोसा करो, लात भी मार दें तब भी तुमको वहीं पर रहना है जहाँ पर तुम्हारी माँ तुम कह करके गई थी कि ये कभी जो है इधर उधर नहीं होगा। सोनिया जी ने मुझे बोला नहीं हो पा रहा है। संजय गांधी कहाँ दूसरी स्ट्रीम से आया था। राजीव जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद की बात सोचने लगे। वहाँ से उनके मेरे संबंधों में एक दरार मैंने लगातार महसूस की। राहुल गांधी में आपको क्या भविष्य नजर आता है? कि मेरे मरने से पहले ही विल बी प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जब भी बात आती है पहाड़ों की तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बड़े चर्चा में आ जाते हैं, और उन चर्चाओं की शीर्ष की अगर बात की जाए तो हरीश रावत का नाम सामने आता है। कहाँ से शुरुआत हुई इस सफर की? सफर की शुरुआत तो जब हम माँ के गर्भ में रहे होंगे उसी समय से हो गई, क्योंकि पहाड़, गांव, धरती, छोटे छोटे खेत, दूर कहीं से पानी लाना, कहीं से घास लाना, कहीं से जंगल से लकड़ी लाना, तो उस ज़िंदगी को, क्योंकि बच्चा शेयर करता है माँ के गर्भ में भी, तो वहीं से शुरुआत हो गई। और वो शुरुआत बढ़ते बढ़ते जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो वो उसने कुछ सामाजिक रूप ले लिया। फिर मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, फिर महामंत्री बन गया, तो फिर वो राजनीतिक रूप ले लिया। तो इसलिए सफ़रनामा जो है वो जन्म से है, और मैं चाहता हूँ कि मरते वक्त भी जिस गांव में जन्म लिया है वहीं के शमशान में जाऊँ। शुरुआती दौर में कभी आपको लगा था कि आप पहाड़ की पगडंडियों से गुजर रहे हैं और यही पगडंडियां आपको उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व की तरफ ले जाएगी, केंद्र की बड़ी बड़ी कुर्सियों की तरफ भी लेकर जाएगी आपको? देखिए, यदि मैं ये कहूँ कि सब अकस्मात हुआ तो वो बेईमानी होगी। मैं प्रयत्नशील रहा, यत्नशील रहा, संघर्षशील रहा, मगर कुछ मेरे माँ बाप के पुण्य और भगवान की कृपा और दोस्तों का सहयोग, बहुत सारे लोग बचपन से लेकर के आज तक मेरी यात्रा के भागीदार हैं। आज तक ये जो है, कुछ बचपन से साथ रहे, कुछ जवानी में साथ आए, और कुछ विश्वविद्यालय के दिनों में, कुछ युवक कांग्रेस के दिनों में, तो धीरे धीरे साथ का एक बड़ा कारवां बन गया। और मैंने भी कोशिश की कि अधिकतम मैं साथ चलने वाले लोगों को अपने साथ बनाए रखूं, और उनके दुख दर्द को, उनकी भावनाओं को समझूं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी समझूं और उसको शेयर करूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को एक ऊंचे मुकाम की तरफ जाने के लायक उनकी बुनियाद, उनको खड़ा करने का काम मैंने किया। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मेरी बुनियाद बना करके मुझको खड़ा करने का काम किया, तो मैंने उसमें संकोच नहीं किया कि कोई ऐसा व्यक्ति लगे जो समाज के लिए और पार्टी के लिए उपयोगी है, तो मैंने हमेशा उसको अपना हाथ दे करके आगे बढ़ाया। और सर, कांग्रेस की सीढ़ी चढ़ने का पहला मौका कब मिला आपको? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, राजाओं के पृथ्वी वर्ष खत्म किए थे, तो यूनिवर्सिटी के हम कुछ लोग, जिसमें अध्यक्ष भी थे हमारे निर्वाचित अध्यक्ष, हम इंदिरा जी को आमंत्रित करने के लिए गए थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। उन्हें हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। जब हमने अखबारों में उसको दिया तो राजनारायण जी का
और उसमें TN सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्हीं के कब्जे में थी। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश की धरती को अपवित्र नहीं करने दिया जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में उनको किसी भी हालत में जो है हम एडजस्ट नहीं करने देंगे। तो हमने वो चुनौती स्वीकार की और इंदिरा जी आई और 45 मिनट बोल करके सबका मन जीत करके चली गई। और राजनारायण जी इत्यादि हमारे साथ बोरू में थिया करते रहे और आधे से ज़्यादा उनके लोग हमारे हॉस्टलों के कमरों में जो है वहीं बंद होकर के बाहर निकलने का इंतज़ार करते रहे। हमने आधा विश्वविद्यालय उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। पुराने कुछ कागज कहते हैं, कुछ पुरानी परतों को अगर खोला जाता है तो ये सामने आता है कि आज के हरीश रावत जितने सौम्य सरल हैं, कॉलेज के दिनों में और युवा दिनों में वो उतने ही दबंग नेता के तौर पर जाने जाते थे। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा भी नहीं है। वैसे मैंने कभी किसी को एक चांटा तक नहीं मारा, छुरी तो अलग रही मैंने कभी एक लकड़ी का बैंड भी अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन कभी कभी मेरे साथ साथियों का इतना झुंड बना, भगवान की क्या ये कृपा थी कि लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, उस समय विश्वविद्यालय के दिनों में जो है हमारे साथ सहयोगियों का झंडा गड़ता था और वो ऊपर रहता था जो है। और विश्वविद्यालय के चुनावों में, कॉलेजों के चुनावों में, DAV कानपुर तक, और मुझको उस साथ का बड़ा फ़ायदा मिला। जब मैं रियल पॉलिटिक्स के अंदर आया तो वो साथी कहीं मेरे साथ जुड़ करके, तो हमने वो चेन हमारी चलती गई। अब उनमें से आज भाजपा के 6 महत्वपूर्ण सांसद हमारे उसी चेन के हिस्सा है, जिसमें से एक आध दो दिन मुख्यमंत्री भी रहे थे, जगदम्बिका पाल जी जो है आज भाजपा के वरिष्ठ नेता। तो ऐसा ये होता है संयोग। तो शुरुआत आपकी आयरन लेडी से हुई, उसका कोई बेनिफिट आपको पॉलिटिकली मिल पाया? कभी कोई मुलाकात उसके बाद हुई, कोई बातचीत हुई उनसे? जब युवक कांग्रेस के दिनों में हम लगे युवक कांग्रेस के काम करने में और संजय जी के साथ लगे, संजय जी के ऊपर जब मुकदमे बहुत सारे हो गए तो वो जगह जगह जाते थे, तो एक टीम हम हर जगह पहुंचते थे। मेरी समझ से जितनी जगह उनके मुकदमे हुए, हमने ट्रेनों में, बसों में यात्राएं की। कभी कभी तो ऐसे मुकाम भी आए कि डिब्बों में कब्जा कर लेते, बंद कर लेते थे अंदर से, और कपड़े वहीं नायलॉन के कपड़े होते थे, उन्होंने नायलॉन या टेरिकॉट के, उसको ऐसे धोते थे। पहले पैंट धो करके सुखाई, फिर पैंट पहन ली, फिर कुर्ता सुखाया, फिर अंडरवियर सुखाई। तो ट्रेन में चलते चलते ना बाहर को निकाल करके उसको सुखा लेते थे। और कई स्टेशन ऐसे हैं छोटे बड़े जिनमें जो मिल गया पूड़ी पाड़ी वो खा करके काम चलाया। लेकिन संजय जी के साथ लगे और इंदिरा जी की भी नोटिस में आए। इंदिरा जी जब हमारे वहाँ आई थी, ये 79 की बात थी, प्रारंभ की, बद्रीनाथ इस एरिया में आई थी, नैनीताल से चली थी, हल्द्वानी से प्रारंभ किया था। पहले 2 दौरे हुए थे उनके, तो दोनों दौरों में हम साथ थे। तो जो नैनीताल से अल्मोड़ा होकर के दौरा हुआ था, तो उन्होंने उसमें मेरी एक्टिविटी को नोट किया। और जब एक जगह छोटी सी बसरोज खान है, मेरे घर का बाजार है, वहाँ मेरी माँ थर्मस में जो है उनके लिए चाय लेकर के आई थी। तो टूटा फूटा सा थर्मस था, तो मैंने माँ से कहा काहे ले आए यहाँ, ये तुम बड़े। तो इंदिरा जी ने माँ से ये कहते देख लिया। उन्हें कहा, मैं गया, चाय नहीं मिलेगी यहाँ? मैंने कहा जी, मैंने कहा चाय अभी इंतज़ाम करता हूँ। मैं एक गिलास लाया दुकानदार से मांग करके, माँ की चाय थी, वो चाय दी। बोले तुम्हारी माँ लाई है? माँ है तुम्हारी? तो मेरी माँ का और इंदिरा जी का 1 मिनट का संवाद हुआ। माँ जो है अपनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में
और इंदिरा जी जो है अपनी भाषा में, लेकिन दोनों महिलाओं ने जो है एक दूसरे की भावना को ठीक से समझा। तो इंदिरा जी ने कहा मैं ध्यान रखूंगी, और मेरी माँ ने कहा कि ये मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा मेरा बेटा। यही वजह है जो कांग्रेस से आपको जाने नहीं दे रही थी। कई बार हालात ऐसे उत्पन्न हुए कि ये माना गया कि हरीश रावत के साथ अन्याय हुआ। मैं अगर उत्तराखंड पे थोड़ी देर के लिए आ जाऊं, राज्य जब बना था तो शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार जब बनी तो हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। फिर अचानक से एक नए चेहरे यूपी जैसे स्टेट से आने के बाद में वो उत्तराखंड के चेहरे बन जाते हैं और हरीश रावत कहीं पीछे चले जाते हैं। हाँ, ये उसी बार नहीं हुआ, बल्कि उस बार तो मैंने उतना हर्ट फील नहीं किया, क्योंकि नारायण दत्त जी का अपना एक इतिहास था। मगर एक बिना इतिहास वाला व्यक्ति, पिता का इतिहास होगा लेकिन उनका कांग्रेस में कोई इतिहास नहीं था। कांग्रेस ने ही उनको पहचान दी थी, और उस पहचान को लेने में मेरा हाथ था। मैं उनको कांग्रेस में लेकर के आया था जितेंद्र प्रसाद जी के पास जो है। मैंने कहा भाई कुछ ठाकुर ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाना है भविष्य में, इनको ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। बड़ा उनको भी समझाना पड़ा मुझको, लेकिन वो मान गए और वहाँ से उनको लेकर के आए। लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने 1.5 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के आधार पर, उस बार मैंने ज़रूर हर्ट फील किया। मन में तो आया कि मंत्री था उस समय, इस्तीफा दे दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इस्तीफा क्यों नहीं दूंगा, लेकिन ये मुझे निकाले। और मैंने मेरे घर से करीब 15-20 दिन मोर्चा जमा रहा। फिर उसके बाद अनंत बतवा, जब ऐसी स्थितियां आती थी तो मुझे इंदिरा जी, उनका जो उन्होंने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, और संजय गांधी, वो मुझ पर बड़ा भरोसा करते थे। आप अंदाज लगाइए, जब मैं सांसद बन करके गया, मुझे कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने बनते ही मुझको ऑब्जर्वर बनाया यूपी के विधानसभा इलेक्शन के लिए, वहाँ के लिए भी, और कुमाऊं गढ़वाल के भी। मुझसे कहा तुम फाइनल करो, जो नाम दे दो। और मुझे मांडुंग सम्मेलन में मुझको और राजेश पायलट को भेजा सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और मुझको जो है, मुझको और राजेश पायलट को, दोनों को अपने घर के बगल का, एक सफदरजंग रोड के बगल का जो बंगला था, वो बंगला हमको अलॉट कर दिया। और टाइम 9 बंगला था वो। कहा तुम 2 लोग इसको शेयर करो, क्योंकि अकेले अकेले नहीं मिल सकता, तो 2 को दिलवा दिया। लेकिन जब संजय जी की डेथ हो गई तो मुझको लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए अब यहाँ, और मैं नहीं गया। फिर राजेश पायलट जी वहाँ रहे, और जो है, तो ये स्नेह, ये भरोसा याद आता था। इंदिरा जी ने जब मेनका जी बहुत नाराज हो गई और कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, तो उसमें जिस तरीके से एक बेटे और भाई के साथ पर्सनल बातें शेयर की जाती हैं, वो भी बातें शेयर कर दी। और मैं वो आज भी मेरे पेट में दफन है सब बातें जो है। मैंने उनका दर्द देखा। मैंने जिस समय संजय जी की मौत के बाद जो है, हम मिलने गए, कई पहले तो बहुत सारे लोगों के साथ गए। उस समय तो उन्होंने बिल्कुल चश्मा पहन रखा था काला, कहीं पर उन्होंने भाव नहीं रखे। जब मैं बाद में अकेले गया तो उस समय बिना चश्मे की थी, देखते ही जो है उनके आंसू लुढ़क पड़े। मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। गढ़वाल चुनाव में आई थी प्रचार करने के लिए गौचर में, मेरे हाथों में उस समय बर्न है, वो जल गए थे ना धूप से, जो है काले पड़ गए थे बिल्कुल। तो जब ऐसे देखा, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को, ऐसे हाथ लगा कर, मैंने कहा जी ये गाँव ऐसे घूमने में, मैंने कहा सनबर्न हो गया। बोली नहीं, इस पर ऐसी ऐसी क्रीम लगाया करो। उन्हें क्रीम का नाम बताया, कहा इसको लगाया करो, नहीं तो गोले का तेल मंगा लो, गोले का तेल लगाओ। तो इतना इस स्नेह के साथ कौन बात करता है देश की प्रधानमंत्री, वो भी इंदिरा गांधी। तो वो स्नेह का सूत्र जो है हमको बांध करके रखता है। कभी कभी मन में कुछ भाव आते भी हैं, तो फिर मन कहता नहीं, यदि लात भी मार दें तब भी तुमको वहीं पर रहना है जहाँ पर तुम्हारी माँ
कह करके गई थी कि ये कभी जो है इधर उधर नहीं होगा करके। तो इसलिए जब कभी कोई कुछ इधर उधर की बात करता है तो मैं उनसे हंसता हूँ मैं उन पर जो है, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जो मुझको नहीं समझते। तो क्या यही कसम थी जिसकी वजह से कि मैं मरते दम तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से आपने अपनी नाराजगी को काबू किया? हाँ, जो गुस्सा था, भाव जो मन में था कि भाई क्यों, कैसा क्यों कर दिया पार्टी ने। चलो उस समय तो कर दिया, इस समय क्यों कर दिया, क्योंकि उस समय भी सारा कैंपेन करने का काम मैंने ही किया था। मुझे को पार्टी ने हेलीकॉप्टर दे करके कहा नहीं तुम घूमो, तुम करो कैंपेन, सारा मैंने काम किया। क्योंकि यशपाल जी अपने क्षेत्र में लग गए थे, नया क्षेत्र था, और हरक सिंह जी अपने क्षेत्र में फंस गए थे और बाकी कोई प्रचार करने के लायक था नहीं, तो मैंने ही सारा कैंपेन किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुझको अचानक एक सूचना मिलती है, मुझे इन्वॉल्व भी नहीं किया गया। 2002 में तो मुझको इन्वॉल्व किया गया। सोनिया जी ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि हरीश, मैंने कुछ कहा था तुमसे। हाँ जी, मैंने कहा, आपने कहा था। बोली नहीं हो पा रहा है, नारायण दत्त जी को बनाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा ये मैंने तो पहले ही कहा ये जीत आपकी है, और जिसको आपने बना दिया चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा एक बात बताइए, नारायण दत्त मुझको पसंद नहीं करेंगे, मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं करना है। मैंने कहा वो हर 6 महीने में आपके ऊपर दबाव डालेंगे कि हरीश रावत को हटाओ। मैंने कहा उन्होंने मैं अध्यक्ष न बनूं, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने के लिए आत्महत्या करना स्वीकार किया, मुझको अध्यक्ष नहीं बनने दिया उत्तर प्रदेश का। तो मैंने कहा वो नहीं देखना चाहेंगे और आप देख लीजिए। एनडी तिवारी की इतनी नफरत आपके प्रति क्यों, कि वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का चाहते? एक तो क्या है कि यहाँ उस समय जितने लोग कांग्रेस में आए थे, 2 स्ट्रीम थी, एक केसी पंत स्ट्रीम थी और बाद में नारायण दत्त स्ट्रीम थी। तो मैं इन दोनों स्ट्रीमों से नहीं आया था, मैं संजय गांधी कहाँ दूसरी स्ट्रीम से आया था। तो उनको चुभता था। लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे तो पार्लियामेंट में गए थे, तो उसके बाद दोस्ती हो गई थी हमारी। ये भगवान जी बनना चाहते थे मिनिस्टर। अब 2 में से एक ही हो सकता था, ये तो नारायण दत्त हो सकते थे या केसी पंत ना हो सकते थे भगवान जी। केसी पंत उस समय बाहर थे कांग्रेस से। तो अब उस हालत में जो है हमारी शीला कौल जी और दूसरे लोग, सब लोग बहुगुणा को रोकना चाहते थे। मुझसे कहा दस्तखत करो कागज में। मैंने कहा मैं संजय जी से बात करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जब ये नारायण दत्त जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझे अलग से बुलाया और मुझसे कहा, मेरे पहाड़ी में कहा कि मेरे चांस बन सकते हैं, आप भी दस्तखत कर दीजिए। बहुत सारे लोग फिर उसके बाद दस्तखत कर देंगे। तो फिर मैंने दस्तखत किए, फिर कल्पना सोनकर था, उसने दस्तखत किए। फिर जो है एक हमारे सिंह साहब थे बहराइच के, उन्होंने दस्तखत किए। कचौती साहब थे, उन्होंने दस्तखत किए। फिर दस्तखत करने वालों की लाइन लग गई जो है, और बहुगुणा जी को ब्लॉक कर दिया गया। उनके एक शब्द ने मुझे पिघला दिया। जब तिवारी जी ने कहा, मैंने कहा ठीक है यदि ऐसा है तो, क्योंकि बहुगुणा जी के प्रति भी मेरा कोई स्नेह नहीं था। मैं भावनात्मक रूप से, एक हमारे नेता हैं, चमकीले नेता थे, तो उस रूप में उनका आदर करता था। बाकी मैं उनको जानता नहीं था, बल्कि जब चुनाव लड़ने आए वो बगल से लड़ रहे थे, तो उन्होंने मुझको हराने के लिए पैसा दिया था। तो मुझको वो चुभन थी मेरे मन में कि इन्होंने पैसा दिया। तो जैसे नारायण दत्त जी ने कहा तो मैंने उनका वो स्वीकार किया। तो हमारी अच्छी रही कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक। लेकिन एक संयोग ऐसा पड़ा कि जब वो राजीव जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद की बात सोचने लगे, तो हमारे लिए तो वो बातें अक्षयी थी। और उनके मरने के बाद भी वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे।
खैर हमने विरोध नहीं किया, तो हमारे लिए ये था कि नहीं, जो सोनिया जी कहेंगी होगा वही करके। और सारा हमारा ब्लॉक, जो यंग ब्लॉक, जो हम लोग आए थे 1980 में, सब लोग उसी भाव के थे, जिसमें कमलनाथ से लेके, दिग्विजय सिंह जी से लेके, और कुमार मंगलम से भूरिया, मैं, कलमाड़ी, कई हम सब लोग थे, हम सब लोग बैठे थे, तो सब एक बात के थे। तो तिवारी जी ने तब मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ काम करिए। देखिए, हमने बात की, मैंने कहा हमारे घर के हैं, मैंने कहा घर गाँव आ गाड़ा, तो आप हमारे घर गाँव के हो सकते हैं। मैंने खुद हम तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन वो बात भावना में कहते कहते मैं ये कह गया कि मुझको डाउट ये है कि मैं भी जीत रहा हूँ, मैं नहीं जीत रहा हूँ, मैं तो हार रहा हूँ 20-25 हज़ार के वोटों के आसपास से, क्योंकि ये राम लहर भी है और कुछ मैं लास्ट में गलती कर गया हूँ, और मुझे लग रहा मैं 20-25 हज़ार से हार रहा हूँ। और मैंने कहा, मैं रामनगर गया था, वहाँ एक शादी में मेरी बहन के बेटी की शादी थी, बहुत सारी औरतें थी। मैंने कहा, जो हमारी बड़ी बहन थी उसने कहा, मेरी दीदी की जेठानी ने, कि बोला यहाँ एक तेरी दीदी ने दिया है, एक तेरी बड़ी दीदी ने दिया है कांग्रेस को, और ये सब औरतें जितनी आई हैं, और मैंने कहा वहाँ 500-700 से भी ज़्यादा औरतें थी, उन्होंने कहा ये सब ने आज कमल 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 कमल, ये पगली गई, ये पागल हो गए हैं सब। तिवारी जी को कहा। तिवारी जी उतने गोरे थे, उनका मुंह काला पड़ गया। उनको ये लगा कि कुछ लोग जो उनको हराना चाहते थे, मैं भी कहीं उसका पार्ट तो नहीं हूँ। वहाँ से उनके मेरे संबंधों में एक दरार मैंने लगातार महसूस की। वही वो भी हार गए, मैं भी हार गया, लेकिन वो दरार पड़ गई, वो कभी नहीं भर पाई, वो कभी नहीं भर पाई। जबकि आप देखते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं था। सारा कार्यालय जो है, एक एक वहाँ जो कुछ भी बना है, जो कुछ लगा है, वो सब हरीश रावत ने व्यवस्था की थी। लेकिन उसके बावजूद जो है, मैंने उनको आमंत्रित किया कि वो आए, उसका उद्घाटन करें। मैंने सोनिया जी के बजाय उनको बुलाया, इसलिए कि उस समय कांग्रेस की जीत के लिए वो जरूरी थी। और तो इसलिए नारायण दत्त जी को जब बनाया, तो मैंने ये सोचा कि यदि चलो इसमें हरीश तुम्हारा वो नहीं हुआ, नारायण दत्त जी चलो, मैंने कहा इनसे कुछ काम, इनसे भी, और हमने कुछ काम लिए भी उत्तराखंड के हित में। जो है ये सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, तो मैंने उसमें 70% स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, उसका वो करवाया। बल्कि उस करवाने के लिए मुझको अपनी सदस्यता दांव पर लगानी पड़ी। मोतीलाल बोरा जी ने कहा, आप निकाल दिए जाएंगे यदि आप धरना करेंगे, आप चीफ मिनिस्टर ना पीसीसी प्रेसिडेंट ने कैसे धरना दे सकते। मैंने कहा निकालो, कुछ करो, अभी लो कागज, लेकिन मैं कर रहा हूँ धरना, या तो ऑर्डर करवाओ। और वो ऑर्डर करवाया गया। फिर तो मैं धरने पे खड़ा हो गया था, मेरे साथ बहुत सारे विधायक भी खड़े हो गए थे, तो इसलिए निकालने जैसी तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि इतने विधायकों के लिए तो सरकारी अस्पताल में पड़ जाती। मगर जब वो संदेश गया, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और वो आदेश किया। आज भी वो प्रभावी है। देश के अंदर जो सब जगह औद्योगिक संस्थानों में कहते हैं कि 70% आरक्षण दिया जाए स्थानीय लोगों को, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, और उस शुरुआत को मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में करवाया था। और ये ज़मीनों का जो हुआ था 250 मीटर, फिर 5 भगोड़ा के दबाव में 500 मीटर कर दिया गया था। तो 500 मीटर वाला भी, केवल 500 मीटर ही गैर उत्तराखंडी खरीद सकता है। वो उसके पीछे भी आवाज द मूविंग स्पिरिट जो है। तो हमने काम करवाने में, हमारे साथियों ने बहुत काम करवाए तिवारी जी के समय में, हमारा नाम लेकर के। तो एक दबाव ग्रुप रहे हम लोग, लेकिन उनकी सरकार को एक आध बार जब संकट आया, और दिल्ली वालों ने, सोनिया जी ने जब मुझसे कहा, तो मैंने कहा मैडम, एज लॉन्ग आई एम हियर, आई एम गारंटी ऑफ तिवारीज कंटिन्यूएशन फॉर 5 years। आप कुछ भी करिए, कुछ भी। मैंने कहा 5 साल आपने बना दिया है, उसको निभाना मेरा काम है।
तो हमारी वफादारी हमेशा रही और भगवान ने बड़ी लाज रखी है कि अब तो राजनीति के अंदर बहुत कुछ नहीं है हमारे। तो आपके प्रति वफादारी करने में कांग्रेस 2012 में पीछे कैसे रह गई? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। कैसे? आपने 5 साल वफादारी अपनी पूरी निभाई। सोनिया गांधी की इच्छा थी कि एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने। मैं 2007 में भी मैंने संख्या जुड़ा ली थी और उस समय भी मोतीलाल वोरा जी का इस्तेमाल करके एक बयान दे दिया गया कि मैंडेट हमारे पक्ष में नहीं है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाते हैं। जबकि अहमद पटेल जी ने, आप स्वर्गीय हैं, उन्होंने मुझसे कहा था हरीश भाई जाओ व्यवस्था करो, देखो यदि कर सकते हो तो, क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं था। आपको याद होगा 2-3 दिन उनके पास बहुमत नहीं रहा था। बिल्कुल, वो बहुमत उस समय मेरे साथ था। एक आदमी के बिना मैं भी रुका हुआ था, उस आदमी को तिवारी जी ने अपने घर में छिपा दिया था, पुष्पेश तिवारी। आप उस बात का वो भी ले सकते हैं जानकारी भी, सब तो है, सब लोग जो है कहीं इतिहास की बात। और उसमें ज़रा सा विलम्ब हो गया तो ये बयान दिलवाया गया वहाँ से, दिल्ली से, ताकि मैं मुख्यमंत्री ना बन पाऊँ। तो 2012 में जो वो किया तो उसमें मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ, इसलिए सारे नेशनल मीडिया ने 10-12 दिन तक मेरे बयान कैरी किए। और आई एम थैंकफुल टू द मीडिया वॉज थ्रू आउट सिंपैथेटिक टू मी। अनंतो गत्वा फिर वही इमोशनल काट कि भाई हरीश भाई इज्जत खराब हो जाएगी, क्यों ऐसा करते हो। तो मैंने कहा फिर निकालो बीच का रास्ता। तो फिर मंत्री के सुझाव हमने दिए, 1-2 मंत्री ही उनके कहने पर बने, बाकी तो सुझाव मैंने दी। तो हमारे जो साथी थे सहयोगी। 2012 में जब सरकार बनी कांग्रेस की तो उसको 2012 के तौर पर कम, 2013 की आपदा के तौर पर ज़्यादा याद किया जाता है। कहा यह गया कि कांग्रेस की सरकार ने जिस समय 2013 की भयानक आपदा आई, उस समय सारा सिस्टम या तो देहरादून बैठा हुआ था या दिल्ली बैठा हुआ था, लोग मर रहे थे और उन्हें पूछने वाला कोई सरकारी तंत्र उस समय तक तो नहीं था। देखिए दिलीप जी, क्योंकि आज वो हमारे विरोध में है, अब मैं कुछ कहूँ उनके लिए तो ये माना जाएगा, और उन्होंने मेरी सरकार गिराने में बड़ी प्रमुख भूमिका, वो वॉज द लीडर, तो इसलिए मैं नहीं कहना चाहूँगा। मगर जब राजा कुछ पापी होता है, वो करता है, तो फिर उसका दंड प्रजा को भी भुगतना पड़ता है। 2013 की आपदा थी, उस आपदा में विजय बहुगुणा के कुछ ऐसे काम, आप केदारनाथ जाएंगे और अंडा खा करके, ऑमलेट खा करके जाएंगे या मुर्गा या वो खा करके जाएंगे? भाई ये धरतियाँ ऐसी है, इसीलिए देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपदाएं आई और सबसे जो उन्होंने एक लापरवाही भरा एटीट्यूड 3-4 दिन दिखाया, तो उससे कांग्रेस की बहुत जबरदस्त किरकिरी हो गई और भाजपा के हाथ में एक बड़ा भारी वेपन आ गया था। उस वेपन को भाजपा से छीनने में मुझे 2014 में और 2015 में वर्चुअली अपने को झोंक देना पड़ा, अपनी ज़िंदगी को झोंक देना पड़ा। भगवान की कृपा से, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ से, विधानमंडल दल के सदस्यों के साथ से, कांग्रेस ने भी साथ दिया, जनता ने भी साथ दिया, लोगों ने एक अभूतपूर्व साहस दिखाया, सब लोगों ने, जिस काम को सौंपा गया, और बड़ी निष्ठा से लोगों ने उस काम को पूरा किया। अधिकारी, कर्मचारी, मैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ। किसी से कोई ड्यूटी बता दी गई उस कालखंड में, किसी ने ना कहा ही नहीं। इतने लॉज, इतने कानून बेंट करवाए गए, इतनी बार हमने कैबिनेट की मीटिंग की, नियमों कानूनों को शिथिल करने के लिए, बेंट करने के लिए, और चीज़ करने के लिए, सब चीज़ों 2-2, 3-3 बार कैबिनेट में कई बार चीज़ों को लेकर के जाना पड़ा,
ताकि हम वहाँ काम कर सकें, रिकॉर्ड टाइम में सब चीज़ों को व्यवस्था कर सकें। और केंद्र सरकार ने भी मदद की, हमने आपदा के मानकों को बदलवाया, मानक बदल दिए गए। आज ये 4 लाख 5 लाख मिलता है, ये 4+1 ये उसी समय का किया हुआ है, हमारे समय का किया हुआ नहीं। पर उस दौरान कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई, 2-1 लाख मिलता था, लेकिन तो ये सब का साथ मिला। तो इन्होंने जो लापरवाही बरती उस समय की, वो कांग्रेस के लिए बहुत भारी थी। और जब मैं सत्यता ही है, मैं यहाँ मुख्यमंत्री बन करके उस समय आने के लिए उत्सुक नहीं रह गया था। 2012 में बहुत उत्सुक था, 2002 में मैं बहुत उत्सुक था, लेकिन इस आपदा की चुनौती और उधर मुझको जल संसाधन मंत्रालय मिल गया था जो मेरी पसंद का था। मैंने वहाँ वाटर पॉलिसी जो आज भी है, एग्जिस्ट जो है नेशनल वाटर पॉलिसी, उसी समय तैयार की थी। आप अंदाज लगाइए, जिस समय मोदी जी स्वयं प्रकाश सिंह बादल, जयललिता, ममता जी और पटनायक, ऐसे एक से एक खगाड़ लोग, चीफ मिनिस्टर अच्युतानंद, सब विपक्ष के बड़े बड़े वो थे। इन चीफ मिनिस्टर्स को कैसे सबको राउंड अबाउट करके जो है मैंने वो नेशनल वाटर पॉलिसी को पायलट किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मेरी पीठ बोले, वो उसके अध्यक्ष होते थे, तो उन्होंने मेरी पीठ थोपी, कहा वंडरफुल। आप, मैं समझ रहा था ये बाइकआउट करेंगे, वॉकआउट करेंगे इस मीटिंग से, और आपने इनको कैसे सबको समझा लिया। मैंने कहा सब आपकी कृपा है, आपके भरोसे नहीं करने वाली है। तो ये सर स्माइल। तो मुझको, मैं वहाँ ये नदी जोड़ वाला काम, ये जो केन बेतु वाला है, इस पोजीशन तक जो आज पहुँचा है, वो मैं करवा करके गया, इसको करवा के गया, उधर कोशी वाले में करवा के गया। दो बूढ़ी गंडक क्या है, उनको वहाँ करवा के गया, एक महाराष्ट्र में करवा करके गया। ये निषेध करके अलग अलग स्टेजेस में थी, लेकिन इनको मैं शुरुआत करवा करके गया। तो ये पुल्लावरम जैसी योजना के झगड़ा आंध्रा छत्तीसगढ़ और उसके बीच में मैंने सेटल करवा करके उसको क्लियर करवा दिया, उनको मनवा करके। तीनों चीफ मिनिस्टर्स को, उनके अलग अलग ईगो थे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की भी, छत्तीसगढ़ के और यहाँ के चीफ मिनिस्टर के जो है, लेकिन आंध्र के, उस समय आंध्री था। तो मैंने इसको नेगोशिएटेड विद ऑल कि भाई इतना तुम इसके बदले क्या चाहोगे, ये कर देंगे तुम्हारा। तो ये करके सब, तो मैं वहीं रहना चाहता था। मुझे लग रहा था कि यहाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं अपने फुटप्रिंट, अपनी साख, एक उदाहरण छोड़ करके जा सकता हूँ। कल के लिए लोग कहेंगे ये हरीश रावत था जिसके समय में जो है इतने नदी जोड़ योजनाएँ और दूसरी चीज़ें पैदा हुई करके। ये सब जो यहाँ के नेशनल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से आपके लखवाड़ व्यासी और उधर किसाऊ, जमनानी, ये सब उस समय मेरे समय में मैंने क्लियर करवाए सब नेशनल प्रोजेक्ट 90-10 के फॉर्मूले में, जिसका लाभ आज राज्य को मिल रहा होता था। तो सोनिया जी के बाद जब मैं गया वहाँ, उन्होंने कहा हरीश केवल एक काम देख, तुम केदारनाथ का महत्व समझते हो? मैंने कहा जी मैं भक्त हूँ उनका। बोले सारी दुनिया की हिंदू साइकी का सवाल है, मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार वहाँ रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम इस तरीके से करे कि कोई शिकायत, कोई सब सुनने को न मिले। और मैंने इसी भरोसे के लिए मैंने और राहुल ने निर्णय किया है कि तुम जाओगे। मैंने वहाँ उस दौरान कवर करते हुए कई साइंटिस्ट थे, उनसे बात की थी, चाहे वो रुड़की से संबंधित हो या वाडिया से संबंधित हो। उनका कहना था कि लगभग 8 से 10 साल का वक्त लगेगा केदारनाथ को दोबारा स्थापित होने में। ऐसा क्या हुआ उस बीच में कि वो 1 साल में पूजा शुरू हो पाई? क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिल्ली से हुए या कुछ और चीजें थी? दिल्ली की ब्लेसिंग थी। मुझे मालूम था कि कुछ भी मेरी बात कहीं अटकेगी तो सोनिया जी हैं। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उसमें चल निकला। और कुछ भगवान केदार पर भरोसा था। मैंने कहा भगवान मेरी लाज रख, जब तुमने मुख्यमंत्री बना ही दिया है
तो लाज रखो मैं गया, जब बनते वहाँ गया तो कुछ सब उस बर्बादी के मंजर को देख करके मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भगवान मेरी लाज रखो। और मैंने वहीं खड़े खड़े निर्णय किया कि 3 लेयर सिक्योरिटी वॉल्स बनेंगी, सब जो है किस तरीके से बनेंगी, वहीं निकाला। पुल कैसे होगा, नदियों को दोनों को जो है कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, कैसे जहाँ से ये जलप्रपात आया था वहाँ क्या 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 इंतज़ाम किए जाएंगे ताकि दूसरी बार वहाँ से जलप्रपात आए तो उसका वो ना आ पाए, इस तरीके के साथ सामान्य स्थितियों के अंदर। और असाधारण स्थिति के अंदर भी जितना आया था उससे 3 गुना भी आए तो उसके केदारनाथ जी के उसको नुकसान न हो, उसके लिए जो है क्या कदम उठाने, वो सारे कदम उठाए हमने। ये आपने किया? हाँ हमने किया। पर इसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाने लगा है, या जाता है? वो लोग उस समय कहाँ थे? सारे हेलीपैड्स बनाने से ले करके 2-2 हेलीपैड ऊपर नीचे सब वो बनाने से लेके सारी चीज़ें उनको तो बनाया सब कुछ मिला। और तो सूरज जिस गुफा में उन्होंने तप किया वो गुफा भी हम ही ने बनाई, वो गुफा भी हम ही ने बनाई। अब उसका टिकट भी लगता है? हाँ, अब वो तो आज के दिन लगता है ना। वो तो भाजपा जो है ये सनातनी है ना, इन्होंने लगाया टिकट। हमने तो जो है दर्शनार्थियों के लिए उनके लिए किया। भगवान आमदनी के स्रोत थोड़ी होते हैं, श्रद्धा के स्रोत होते हैं, तो हमने उसी श्रद्धा के भक्त में किया। और मैं कह रहा हूँ ना कि आज भी वो जिलाधिकारी, यंग जिलाधिकारी और उसके एसपी दोनों के ये मेरे हाथ उठे हुए सैल्यूट करने के लिए। एक बार वो आए कि साहब क्या होगा, जी हमने कहा अरे मेरी नौकरी मैंने अभी शुरुआत की है, मुझको कहीं और भेज दीजिए क्योंकि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, डोंट वरी, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आगे शील्ड बन करके मैं खड़ा हूँ। हाँ, और जो भी निर्णय कॉम्प्लिकेटेड होंगे, चीफ सेक्रेटरी को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये बुलाइए और इनसे एडवर्स न, मैंने कहा जो भी नोट लिखना चाहें वो लिख करके आप भी उसको इंडोर्स करना चाहें आप भी इंडोर्स करिए, लाइए। मैंने कहा मैं उसकी जिम्मेदारी दूंगा। और हमने पूरे सिस्टम से किया। और विधानसभा में कहा 3 बार विधानसभा में, अभी रिकॉर्ड में चेक किया जा सकता है, मैंने कहा यहाँ जो कुछ हो रहा है सही वो हमारे अधिकारी हमारे लोग कर रहे हैं, और कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए हरीश रावत जिम्मेदार है। आज भी मुझे भरोसा है, जबकि मैं किसी चीज़ का उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन इस राज्य के कम से कम 15% लोग यदि दलीप राठौर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं यार हरीश रावत। 2027 की लड़ाई जीतने के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप कह रहे हैं कि आपका शरीर कमज़ोर हो गया, उम्र हो गई है ज़्यादा और कदम ताल थोड़े कम हो पाते हैं आपसे, इसलिए दूर से बैठकर सब कुछ ये देख रहे हैं। पर जो ये यात्राएं चल रही हैं आपकी, कभी आप उत्तरकाशी से घुसते हैं और इधर हल्द्वानी से बाहर निकल जाते हैं, तो कदम ताल तो बरकरार है आपके। फिर आप अपने आप को इतना पीछे करके क्यों रखे हुए हैं? मुख्यमंत्री के रूप में काम करना एक बात है, मुख्यमंत्री को इस पास चार सर होने चाहिए, कम से कम 8 आंखें होनी चाहिए, उतने ही कान होने चाहिए, उतने ही हाथ बनाने पड़ते हैं। कहाँ से लाऊंगा आज वो शक्ति? मैं लोग आ करके ये कहें अरे यार आए ये देख करके यार ये 2014 का हरीश रावत है या 15 का हरीश रावत है, और आने के बाद उनको निराशा हाथ लगे और वो कहें आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे तो कुछ रहा ही नहीं। तो मैं लोगों की तलब बनी रहे मेरे लिए, ये चाहता हूँ। इसलिए 2027 के लिए मेरा कहीं किसी तरीके का ये सब क्यों कर रहा हूँ, जिस पार्टी ने मुझको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं अपने स्वास्थ्य सारे देखो, ये मोजे पहने बिना खड़ा नहीं हो सकता हूँ, पाँव में इतनी सूजन आ जा रही है, लेकिन और चलने के लिए, क्योंकि डीबीटी का एक बार किसी एक्सीडेंट में यहाँ चोट लगी थी, तब डीबीटी हुई थी, वो फिर रिकरेंस की संभावना रहती है, तो लेकिन जो जान के लिए खतरनाक हो सकती है,
मगर मैं ये सब चीज़ झेल करके भी ये जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि मैं जानता हूँ, मैंने अभी आपसे कहा ना कि 15% कम से कम लोग ऐसे होंगे जो आज भी हरीश रावत कह देंगे। तो मेरा ये फर्ज है कि जो मुझे चाहने वाले लोग हैं या मुझे नहीं चाहने वाले भी लोग हैं, उनको मैं कांग्रेस पार्टी के लिए गैल्वनाइज करूं। जब मैंने न्याय यात्रा निकाली, बहुत सारे लोगों के मुंह सिकोड़े हुए थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन आप ज़रा धरातल पर जाकर के पूछ लीजिए, जो मेरा न्याय यात्रा का क्षेत्र था, लोग बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए थे। उन एरियाज़ के अंदर लोगों में एक नया जोश आया कांग्रेस के वर्कर्स को, जब लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में भी 12 बजे भी हरीश रावत भाषण दे रहे हैं और लोग उनको सुनने के लिए बरसात के मौसम में भी बैठे हुए हैं, तो लोगों के ऊपर संदेश गया। जब लोगों ने लिखा खफनौल जैसी ऊंचाई पर के गांव में हरीश रावत को सुनने के लिए 1,500-2 हज़ार लोग आ रहे हैं, तो लोगों के ऊपर असर पड़ा। जब लोगों ने देखा कि 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के अंदर सिलसिला बिल्कुल चढ़ने वालों का बना हुआ है, हरीश रावत के साथ सैकड़ों लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को संदेश गया ना। तो सवाल संदेश क्या, वो संदेश देने के लिए मैं ये सब यात्राएं कर रहा हूँ। पहले मेरी उम्मीद थी कि जिन लोगों को मैं देख रहा था अध्यक्ष के रूप में, मुझे उम्मीद थी कि कुछ बातें होंगी, कुछ परिवर्तन होंगे। जब मुझे लगा कि ये जड़ता समाप्त नहीं हो रही है, तो मैंने खुद अपने को झोंका यात्रा में वो जड़ता समाप्त करने के लिए। देरी बहुत हो जाती है फैसले लेने में अक्सर। पिछले अगर 20-25 साल की एक्सपीरियंस को मैं काउंट करूं तो कांग्रेस फैसला लेने में बहुत देर करती है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये फैसले में देरी जो है अभी भी बरकरार है। मैं अध्यक्ष पद को लेकर बात कर रहा हूँ कि दिल्ली से ना तो कोई, इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, ये मेरे कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है। मैं तो जो आज अध्यक्ष है वो मेरे लिए स्तुति नहीं, मैं है। रिश्ते की बात या उम्र की बात अलग है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में मैंने हमेशा पीसीसी को सर्वश्रेष्ठ समझा, कोई अध्यक्ष रहा हो। नहीं सर, मैं पीसीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं। दिल्ली से जो डिसीजन लेने हैं, या तो दिल्ली ये डिसीजन दे, आपके सर पर चुनाव खड़े हैं 2027 के, या तो केंद्र ये डिसीजन दे कि हमारे अध्यक्ष ये रहेंगे, या ये डिसीजन दे कि ये नहीं रहेंगे और ये रहेंगे। कोई तो डिसीजन हो। डियर DSR, मैं दिल्ली में तो ये बात कह सकता हूँ जो बात आप कह रहे हो, लेकिन वो आपके चैनल पे इस बात को नहीं कह सकता। मैं तो देखो, वो जो उनका अधिकार है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और यहाँ जो भी अध्यक्ष है वो मेरा अध्यक्ष है। मैं पीसीसी के प्रति बधा हुआ हूँ। जितने भी पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, मैंने सबके साथ बधे रहने का भाव से काम किया। ये अलग बात है जो कांग्रेस पूरी हमने बनाई थी, उसमें से एक टुकड़े का नाम जो आता गया, एक एक टुकड़े का नाम अपने नाम पर करता गया, और आज वही टुकड़े आपस में खटखटा रहे हैं। जो ये दिखाई देता है मतभेद आदि आदि आदि, जो है, जो कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा है अभी भी, आज के दिन भी जो है, वो बिल्कुल जो है निरी भाव से वो इस सब डेवलपमेंट को देख रहा है। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने नेता, इतने अच्छे अच्छे नेता, ऐसा क्यों हो रहा है करके। लेकिन उसको भी, उस गैप को भी किसी को पाटना है, किसी को जिम्मेदारी लेनी है। और मैं चाहता था कोई यंगस्टर आए, कोई और लोग आए, और हैं हमारे पास एक से एक सक्षम लोग हैं हमारे पास। राज्य का नेतृत्व करने के लिए, यहाँ से लेकर के 20 साल तक के नेतृत्व के लिए पूरी कतार खड़ी है कांग्रेस के अंदर। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं इस एडिशनल ड्यूटी को भी, जो बाहरी तौर पर एक समन्वय दिखाई दे, बाहरी तौर पर ही सही, एक समन्वय दिखाई दे, ताकि लोग ये सवाल न करें कि भाई तुम्हारा तो आपस में झगड़ा है। जो बीजेपी का प्रचार है या मीडिया का प्रचार है, उसको हम अवसर नहीं देंगे, और उसके लिए मैं काम करूँगा। अक्सर राजनीति के धुरंधर ये कहते हैं कि हरीश रावत जब तक ना चाहें तब तक आप उनसे कुछ उगलवा नहीं सकते हैं। पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपसे कोशिश करूंगा कि आप जवाब दें। आज की तारीख में कांग्रेस में कई धुरंधर हैं जो इस समय बिल्कुल टॉप पोजीशन पे खड़े हुए माने जाते हैं, जिसमें प्रीतम सिंह हैं, करण माहरा हैं, यशपाल आर्य हैं,
गणेश गोदियाल हैं, हरक सिंह रावत है और उन सबसे ऊपर हरीश रावत हैं। आपको क्या लगता है कि चेन अगर बनाई जाए 1 2 3 4 की, तो उस चेन में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और बाकी लोगों को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं तो अब अपने आप को एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में 2027 के बाद पाता हूं, ताकि मैं विश्लेषण कर सकूं। यदि उस समय तक मेरी लिखने की शक्ति बनी रही तो मैं लिख सकूं कि कांग्रेस की आज की सरकार, जिस सरकार को लाने में थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान है, वो सरकार भाजपा की सरकार से कि कहाँ कहाँ बेहतर है। मैं वहीं तक अपनी भूमिका को अब देखना चाहता हूँ। बाकी जो बात आपने कही, उगलवाने वाली बात जो है, आपने मुझसे ऐसी ऐसी बातें उगलवा दी जो है मैंने जो कभी किसी से नहीं कही, बल्कि आपने निकटस्थ लोगों से भी नहीं कही। ये जो बात आपने कही कि ये सब लोग, इनमें एडजस्टमेंट ऑफ एम्बिशंस आवश्यक है। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, गुलाम नबी ने मुझसे कहा कि सोनिया जी चाहती हैं कि जो पहला राज्यसभा बने वो तुमको मिले। मैं उस समय थोड़ा अंदर तो मेरे था दर्द, मैं ये क्यों कहूँ कि मेरे मन में दर्द नहीं था। मैंने कहा नहीं, हम लड़ करके आने वाले लोग हैं, अब जीत करके आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, राजनीति में खो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो गुलाम नबी जी ने मुझसे, क्योंकि वो ही वॉज माई फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऑल्दो दोनों बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, उसमें उनका कहीं न कहीं किसी अप्रत्यक्ष तरीके से वो उस अनप्लीजेंट एक्ट में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही, हरीश हमने इतने दिन साथ काम किया, इतने दिन साथ रहे, एक बात मानो, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, यदि वो नहीं तो ये सही। और तुम यदि सोनिया जी से ये ना कहोगे तो उनको तकलीफ भी होगी और तुम उनकी नजर में जो अभी स्थान है तुम्हारा वो गिर जाएगा। मुझको उनकी ये सलाह ऐसी लगी जैसे धन्वंतरी ने एक मंत्र दे दिया हो किसी को, कैसे रोग दूर हो, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं करूंगा, इतना मान लीजिए। हाँ, जो होगा। मैं आई वॉज अवे इन बाशूट एरिया, अपने घर के एक स्कूल के फंक्शन में था, तो अंबिका जी का से टेलीफोन आया कि हरीश कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैडम ने तुमको राज्यसभा के लिए उत्तराखंड के नॉमिनेट कर दिया, हम अनाउंस करने जा रहे हैं, विल यू एक्सेप्ट इट? तो मैं हंस गया। मैंने कहा दीदी, ये उनके भी यूथ कांग्रेस के दिनों में मैं प्रेसिडेंट रहा था ना डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का, तो मैं उनका गुलाम नबी के साथ में जनरल सेक्रेटरी रहा था। तो हम अंबिका जी का से हम बड़े डरते थे। आज भी वो मेरे कान खींच दें हैं तो मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनसे कहूँ दीदी ये काम छोड़ो करके। तो उन्होंने जो कहा, मैंने कहा दीदी, मैं हंस गया। मैंने कहा मैडम का आशीर्वाद है, उनको धन्यवाद दे दीजिएगा, मैं धन्यवाद देने आऊँगा। तो मैं और मेरी पत्नी धन्यवाद देने गए और उसका हमने अपने घर में फ़ोटो भी लगा रखा है। मैं और मेरी पत्नी गए धन्यवाद देने गए। सी वॉज क्वाइट हैप्पी। बोली हरीश, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं कर पाते हैं। हाँ, मुझको अब भी याद है, मैंने कहा था कुछ करके लाओ, देखेंगे। और ये उन्होंने तब कहा मुझसे, 2007 में कहा और 2012 में भी कहा, जब कोई कंपेन करने के लिए नहीं मिल रहा था तो मुझसे कहा गया। मैंने कहा भाई मैडम से कहलवा दो, मैं कंपेन करूँगा। अच्छा सर, शाम से रात हो गई और आपसे बात करते करते तो ऐसा लगेगा कि शायद और
वक्त और भी चाहिए, लेकिन मैं आज अभी के लिए सिर्फ एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। गांधी परिवार के आप बेहद करीब रहे, इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। राहुल गांधी में आपको क्या भविष्य नजर आता है 29 को लेकर? देखिए, ये कांग्रेसमैन की बजाय राजनीतिक अनुभव से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर। मैं राजनीतिक अनुभव ही से बता रहा हूं। नेहरू परिवार ने बिना संघर्ष के किसी ने कुछ नहीं पाया, किसी ने। मैंने नेहरू जी के विषय में केवल पढ़ा ही है। सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं त्याग करके उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उससे ज्यादा संघर्षमय रास्ता और कष्ट, अनिश्चित भविष्य की तरफ छलांग लगाई है देश प्रेम में। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी ने अपने पिता के साथ पूरे देश को समझा, माँ को खोया, सब खोया। और ऐसा नहीं है कि पिता के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मुझे को बनाओ। लाल बहादुर जी थे, उनके साथ मंत्री बनी, अनुभव गेन किया। और जब पार्टी ने उनको कहा कि नाउ इट्स योर टाइम, कामराज जी थे और वो मुख्य प्रधानमंत्री बनी जो है। और उसके बाद भी उनका संघर्षमय इतिहास देखिए आप पूरा, कितने उनके खिलाफ साजिशें हुई। राष्ट्रीय साजिशें नहीं, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हुई। उनकी हत्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम थी, जो नहीं चाहते थे कि भारत के पास एक सुदृढ़ भव्य नेतृत्व रहे, दूरदर्शी नेतृत्व रहे। आप आज की लड़ाइयों के सारे अस्त्र शस्त्र देख लीजिए। आपकी ताकत आज जिस एटम बम पे है, उस एटम बम की बुनियाद किसने डाली? नेहरू ने। इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया पोखरण में टेस्ट करके 1974 में। हाँ, सारे लोगों के कथन के विपरीत जो है सारी दुनिया उस समय, आज का भारत ताकतवर भारत हो गया ना धीरे धीरे। इंदिरा जी ने उस समय के कमजोर भारत में भी कभी कमजोरी नहीं दिखाई। निक्सन वेट करता रह गया कि रोको एडवांसमेंट बांग्लादेश के खिलाफ। इंदिरा जी ने 3 दिन बात ही नहीं की और चौथे दिन उनको टेलीफोन किया, हाँ मिस्टर निक्सन, यू आर लुकिंग फॉर मी एंड मैं इधर उधर रह गई, क्या सब बातें जो भी हुई होंगी। तो उन्होंने और निक्सन सर पीट करके रह गया कि एक ऐसी महिला, और 7वां बेड़ा भेज दिया कोची जन से बातचीत करके, उनसे धमकी दिलवा दी, तो 7वां बेड़ा भी वापस चला गया। रूस के साथ संधि करने का काम किया। कितनी दूरदर्शिता उन लोगों में थी उस समय के भारत को बिल्ड करने में। आज जिस अर्थ कृषि तंत्र पर हम गर्व करते हैं, ये सारी क्रांतियां सब जो है इंदिरा जी के समय में आई। और पिता ने ICR का गठन किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसने ये सारी चीज़ें संभव, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, सारी क्रांति जो है, पिंक क्रांति, ये जितनी क्रांतियाँ आई हैं सब उसी कालखंड में आई। राजीव गांधी, जो आपका सवाल था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश का जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने दौरा किया, क्योंकि वो संजय गांधी के संघर्ष से निकल करके नहीं आए थे। राहुल गांधी जी भी अपने को उन्होंने तपाया। जब वो बिहार और उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बने, मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब क्या कर रहे हैं आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी? बोले हरीश जी, यदि मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? यदि विफलता, लेट इट कम टू मी, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, डोंट वरी। मैंने सोच विचार करके लिया जनरल सेक्रेटरी के रूप। पूरे देश का मंथन किया, युवाओं से संवाद किया, सारे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, सब इंस्टीट्यूटों में जा करके संवाद करने का काम किया, भारत को समझने का प्रयास किया। और भारत को समझने के बाद आज वह संघर्ष के जरिए आना चाहते हैं, संघर्ष को लीड करने का काम कर रहे हैं। टेल मी एनीवन, इस धरती के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक
एक टी शर्ट और उसमें और एक छोटे से जिस वैन में वो सोते थे, छोटी सी वैन, जिस तरीके की लाइफ उन्होंने जी करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली, तो ढाला अपने आप को, देश के नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करने का काम किया। और आज भी वो चैलेंजर हैं। वो इससे नहीं कह रहे हैं कि लेट इट कम, लेट मोदी फेल देन आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। कोई जोड़ तोड़ से नहीं कर रहे हैं, संघर्ष से करना चाहते हैं और बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। ये है गांधी परिवार, ये है राहुल गांधी। आप जैसे लोहार की धोंकनी में गर्म होकर के और ठुक ठुक करके जो है इस्पात बनता है, मजबूत बनता है, तो वैसे ही राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे मरने से पहले ही विल बी प्राइम मिनिस्टर एंड ही विल बी ए वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो चीज़ों की तह तक जाते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री इससे नहीं चल रहे हैं, ये दिमाग, ये खोपड़ी से चल रहे हैं, चाहे गुजराती खोपड़ी हो, कहीं की खोपड़ी हो, ये उससे चल रहे हैं। और वो राहुल गांधी दिल और दिमाग दोनों का समन्वय करके चलने वाला प्रधानमंत्री होगा, इसलिए आई एम लुकिंग फॉर दैट।